हेलो हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसका पूरा नाम क्या है बच्चों? एन एल एम। ये फ्रिक्शन भी लिख रखा है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे केवल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों? मोशन की। मोशन की चर्चा अपन पहले ही कर चुके हैं, पता है। एक था बच्चों क्या? हाँ, क्या था? एक स्टैटिक, एक क्या था? काइनेमेटिक, एक क्या था? काइनेटिक्स को एक नाम से और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। सोचो जरा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जबकि काइनेमेटिक्स में क्या होता है? चेंज इन आइदर इट्स लोकेशन और ओरिएंटेशन और बोथ रिलेटेड टू द अदर ऑब्जेक्ट। सही है ना, ये भी है। और काइनेटिक्स या डायनेमिक्स, दोनों में अंतर क्या है? इसमें सिर्फ चर्चा करते हैं किसकी बच्चों? ओनली मोशन। मतलब तुमने एक वर्ड सीखे होंगे बच्चों, डिस्टेंस, और क्या सीखा होगा? डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, और क्या सीखा होगा? एक्सेलरेशन। बस यहां तक ही। लेकिन काइनेमेटिक्स में होते हैं क्या बच्चों? और कॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया? हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फोर्स, हम पढ़ेंगे इंपल्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर। समझ गए? तो हम एक नए वर्ल्ड में एंटर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या बच्चों? काइनेटिक या फिर डायनेमिक्टिक्स। वो ही एनएलएम उसका पहला चरण है। स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर अपने ये खत्म करके आए हैं अभी तक। ठीक है, सो नाउ ये कुछ डायग्राम मैंने शो कर रखे हैं जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई ग्राफ जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेटरी, है ना। और इसमें ट्रांसलेटरी तो कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे जा रहा है बच्चों? कर्व। तो इसे बोलते हैं कर्विलीनियर ट्रांसलेशन, और इसे अपन क्या बोलते हैं? रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशन। रेक्टिलीनियर का मतलब क्या होता है? हाँ, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। और इसमें क्या होता है बच्चों? कर्वीलीनियर पाथ। एग्जांपल बताओ, सही है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन एक कर्वीलीनियर है, और इसमें सीधा पाथ क्या हो सकता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। दो ही एग्जांपल है मेरे सामने शो करने के। एक और पाथ है बच्चों, क्या? सर्कुलर मोशन, और इसमें मोती, याद आ रहा है? मोती की माला, है ना, 1D मोशन। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास कुछ एनएलएम से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चों क्या? क्या लिखा है मैंने? मास, है ना। क्या है बच्चों? मास। मास के बारे में तुम जानते हो बच्चों क्या क्या होता है? हाँ, क्या तुम ऐसे भी बोल सकते हो क्या? ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी का मतलब ही मास से डिनोट किया जाता है। कोई भारी है कोई हल्का है, डिपेंड करता है उसमें मास कितना है, मतलब उसके अंदर ऑब्जेक्ट की मात्रा किसकी, दैट इज रिप्रेजेंट बाय केजी। अब तुम्हें याद होगा बच्चों, इम्प्रॉपर यूनिट हमने पढ़ी थी। क्या थी इम्प्रॉपर यूनिट? कि हम कंफ्यूज है किस किस के अंदर? वेट में और।
तुमने ये नाम तो सुना ही होगा बच्चों, सुना है क्या? विनेश फोगाट कौन है? रेसलर है। कहते हैं कि उनके 100 ग्राम ज्यादा निकल गए उनके किस पर? भैया वेट मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? mg मतलब मास मतलब किलोग्राम, g मतलब एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टोटल मिला के क्या होता है? तो वेट को नापा जानी चाहिए न्यूटन में, और उसने उन्होंने किस में नाप लिया? तो विनेश फोगाट चाहे तो केस कर सकती है बीबी कि आप ग्राम क्यों बोला, आपको न्यूटन बोलना चाहिए। समझे? मेरा वेट तो न्यूटन में था, हाउ कैन यू टेल दिस इन द ग्राम? क्योंकि वो कौन सी यूनिट होती है? इम्प्रॉपर भी है, और दूसरा उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? प्रैक्टिकल यूनिट भी यही है, प्रैक्टिकली यूज में ली जाती है। मास हमेशा केजी में नापा जाता है, जबकि मास एक भार है। भार मतलब वेट, वेट मतलब न्यूटन। इसलिए मास को एक और तरीके से नापते हैं जिसे बोलते हैं किलोग्राम वेट, डब्ल्यूटी। इसे केजीएफ से भी जाना जाता है कभी कभी बच्चों, केजीएफ। तो ये वेट मतलब क्या है? भार। और भार आता किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का मतलब क्या है? जी, और जी की वैल्यू हमारे यहां पर क्या है? 10। ये जो एफ है ना, एफ का मतलब भी यहां पर क्या है बच्चों? इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेविटी मतलब जी, जी की वैल्यू यहां पर भी क्या होती है? ओवरऑल अभी तक किलोग्राम वेट या केजीएफ, इन सब का मतलब क्या होता है? वेट। और वेट को आज भी किस में नापा जाता है? केजी में, ना कि न्यूटन में। मास के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, मास के बारे में जो नहीं पता वो बता दिया। डन है? मास जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते उसकी डेफिनेशन, फिर उसका फॉर्मूला, फिर यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन m1, वेक्टर है स्केलर है, बस 5 चीजें हो गई है ना। बहुत बढ़िया। फिर मास के बाद आता है हमारे पास, तुमने ये वर्ड सुना होगा बच्चों, सुना है क्या? सुना ही होगा, इनर्शिया। तो एक्चुअली में यूनिट एंड डायमेंशन जब हमने पढ़ा था, तो मैंने वहां पर मेरे नोट्स के अंदर मास एंड इनर्शिया, इन दोनों की डायमेंशन क्या लिख रखी है बताओ? m1 क्या लिख रखी है? 2 मिनट में बच्चों को शांत करके आए। 11th क्लास जल्दी से जाओ बच्चों, छुट्टी हो गई तो तुम्हारी। बिना आवाज के प्लीज, शूट चल रहा है। सबको बोल दो 11th क्लास बिना आवाज के जाओ, शूट चल रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इनर्शिया ही क्या है? मास है। जबकि जवाब है गलत। इनर्शिया मास कभी हो ही नहीं सकता, इनर्शिया कभी मास हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको मास के साथ रखा है, इसका मतलब कुछ तो समझाना चाह रहा हूं इसके लिए। तो फिलहाल हमारे लिए इनर्शिया को यही समझ के चलते हैं कि इनर्शिया ही क्या है? मास है। क्यों नहीं है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये इनर्शिया को मैंने यहाँ साइड में रख रखा है, ठीक है। जब मैंने इनर्शिया को साइड में रख रखा है, और टॉपिक का नाम क्या है? एनएलएम। मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले क्या पढ़ा देता हूं मैं? फर्स्ट लॉ तो पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। मेरे लिए इनर्शिया मास नहीं है, इनर्शिया बता ही देता हूं क्या है। मुझे बताओ दुनिया में घमंड किस किस चीज का देखने को मिल सकता है? पैसे का घमंड हो सकता है, और है? ताकत का घमंड, और नॉलेज का घमंड, सही है। और ताकत पावर हो गई, और वजन का घमंड, हाथी भाई, ठीक है। और किस बात का घमंड हो सकता है? किसका? हाँ, चेहरे का घमंड होना, किसी को सुंदरता का, सौंदर्य का घमंड होना, और टिकटॉक ब्यूटी, और है परिवार का घमंड होना, हाँ ठीक है, हो सकता है। और पॉपुलैरिटी का घमंड, ठीक है। फेमिनिज्म, सॉरी मैं
अरे फेमस ही नहीं सम हो जाएगा ये तो। और किस बात का घमंड हो सकता है? तो फिजिक्स के हिसाब से देखिए आप, फिजिक्स में किस किस बात का घमंड है मौजूद? पहला, इनर्शिया घमंड है, और घमंड को क्या तोड़ा जा सकता है क्या? हाँ, तुम्हें पता है कोई भी इंसान खुद का घमंड कभी नहीं तोड़ सकता। उसके घमंड को तोड़ने के लिए एक्सटर्नल प्रॉपर्टी चाहिए होती है। सही बात है कि नहीं है? जैसे मान लो कि मेरे पास अगर किसी चीज का घमंड आया होगा, तो उस घमंड को तोड़ने के लिए मेरे साथ कांड भी हुए होंगे, मेरे साथ घटना भी घटी होगी और ठोकर खा के ठाकुर बनाऊंगा मैं। तो इसे अपन कहते हैं कि मेरे घमंड को तोड़ने के लिए कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काम करता है, नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी। इसी प्रकार घमंड को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए मुझे? कोई एक्सटर्नल लोग चाहिए। तो घमंड कितने प्रकार के होते हैं फिजिक्स में? देखो, पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कोई बाहर वाला उसको आगे थप्पड़ ना मार दे। ठीक है। दूसरा, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी अगर चल रही है किसी यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक उसे कोई बाहर वाला थप्पड़ मार के रोक ना दे। तीसरा, और किसका कमेंट? हाँ, इनर्शिया ऑफ, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक कोई बाहर वाला आके उसके थप्पड़ मार के ये ना बोल दे कि ये रास्ता गलत है, अटक ही आ रही है। तुमने देखा होगा लॉकडाउन में अक्सर लोगों के साथ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स देखने को मिला, जब वो अलग अलग गलियों में घुस रहे थे तो पुलिस वालों ने उनका डायरेक्शन चेंज करी 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 नहीं करी? तो उसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फिगर की जरूरत पड़ती है। अभी भी मैं इसको नाम नहीं बोलूंगा ना, एक्सटर्नली कॉज किया जाना चाहिए, तब जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका पोजीशन चेंज हो सकती है या फिर मोशन चेंज हो सकता है। फोर्थ नंबर एक और है, इनर्शिया ऑफ रोतासन। क्या लिखा बच्चों मैंने? इनर्शिया ऑफ रोटेशन। रोटेशन मतलब, हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो घूमता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको रोक ना दे कि भाई क्यों घूम रहा है, पागल हो गया है क्या? है घूमर घूमर गाना खत्म हो गया, तू नाचे जा रहा है, ज्यादा पैग लगा लिए क्या? ठीक है। तो कहानी है कि ये सभी जो ये जो इनर्शिया मैंने बताया है, तो इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में, when a body is in rest it wants to be in rest, when the body is in motion it wants to be in motion, when the body is moving in a particular direction the body will always be in a particular direction, or last, if a body is moving in a rotational motion then wants to be in rotational dynamics until an external force is not applied yet। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आ नहीं जाता तब तक ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रेस्ट वाला रेस्ट पे रहेगा, मोशन वाला मोशन में रहेगा, डायरेक्शन वाला डायरेक्शन में रहेगा, रोटेशन वाला रोटेशन में रहेगा। एक एक एग्जांपल, जब हम बस में बैठे होते हैं तो बस के रुकते ही हम आगे की तरफ झुकते हैं, दैट इज कौन सा इनर्शिया हो गया? ये मोशन का इनर्शिया। और एकदम से हम बैठे हैं और बस चलने चालू हो जाए तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं, कौन सा इनर्शिया? रेस्ट का इनर्शिया। बस घूम रही है लेकिन हम इस तरफ झुक जाते हैं, ऐसा कौन सा इनर्शिया? डायरेक्शन का इनर्शिया, क्योंकि हम तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे लेकिन बस ऐसे घूमगी तो हम थोड़ी घूमे। समझ गए क्या? और एक क्या बच रहा बच्चों? रोटेशन का। तुमने देखा होगा जब अपन एक गोल वाला गार्डन में झूले होते हैं उस पर बैठ गए अपन, अपने 4-5 चक्कर घुमा लिए, फिर तुम जमीन पे पैर रखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। क्योंकि उस समय तुम्हें क्या लगेगा, जमीन घूमती हुई दिखेगी या तुम घूमते हुए दिखोगे? हाँ, तुम्हें तो लोग देखेंगे घूमते हुए, तुम थोड़ी घूमते हुए दिखोगे, तुम्हें तो जमीन घूमती हुई दिखेगी, तुम्हें लगेगा जमीन भी घूम रही है। ठीक है, इल्यूजन कहते हैं, लेकिन ये भी क्या है? इनर्शिया है। इससे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। सही है बच्चों? क्या बोलते हैं इसे अपन बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया। यहां तक समझ में आ गया? आगे चले। एक टॉपिक मेरे पास जो स्टार्ट होता है वो है ये, क्या लिखा है बच्चों मैंने? इम्पल्स। चलो, इम्पल्स से पहले देखो,
m का मतलब क्या है? मास। अब मास को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? हिलना और डुलना हो रहा है। हिलना डुलना मतलब उसके अंदर क्या आ जाए? वेलोसिटी। तो मतलब मास के साथ क्या आ जाए? तो इसे रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है मोमेंटम। हिंदी में इसे कहते हैं संवेग। संवेग का मतलब होता है स्वयं का वेग। स्वयं मतलब घमंड, है ना? घमंड मतलब मास। मास के साथ आ गया वी, बोलेंगे एम वी, रिप्रेजेंट करेंगे पी। पी का रिप्रेजेंटेशन मोमेंटम। सही है। किसी मास में हलचल उत्पन्न होने को बोलते हैं मोमेंटम। डेफिनेशन होगी, फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू एम वी। अब क्या निकालेंगे बच्चे इसकी? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फिर क्या निकालेंगे इसकी डायमेंशन? क्या आएगी? m1 l1 t-1। याद आ रहा है 111? स्केलर है या वेक्टर है? नहीं बेटा, ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि p जो होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे। इसलिए कौन सी क्वांटिटी है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे न्यूमेरिकल भी वेक्टर जैसे बनने चाहिए, है ना? एग्जाम्पल, इसका एक ही क्वेश्चन है जो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। रेडी हो? ये एक वॉल दे रखी बच्चों मेरे पास, लग रही है वॉल, फिक्स्ड वॉल। रेडी है तो है, क्या कर सकते हैं। ये जो वॉल है, यहां पर एक बॉल आती है बच्चों इधर से, और टकराई, टकरा के वापस यहां चलेगी रिफ्लेक्ट होके। हमसे पूछा जाए चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या बताओ? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए तुम देखोगे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है यहां पर जब आई तो m इंटू वी। टकराई, टकराने के बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, सेम वेलोसिटी से गई बच्चों, ऐसा बोला गया है। इसका मतलब अभी भी इसका मोमेंटम क्या रहेगा? एम वी। यहां से एंगल कितना? ये भी एंगल कितना है? अगर इससे एंगल बनाता हूं तो जहां एंगल बनेगा उससे अपन क्या बोलेंगे? एम वी कोस थीटा अंदर की तरफ। और यहां से अगर यहां से एंगल बनाया, अधिकतर एंगल यहां से बनाए जाते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल से, लेकिन हमें मान लो वहां से एंगल दे रखा हो, तो मैं कंसेप्ट चेंज कर रहा हूं थोड़ा, या फिर वही रहने दो, चलो चलने दो, कोई बात नहीं। इससे अपन क्या बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। और ये थीटा, इसमें भी देखो एम वी कोस थीटा, और ये बाहर की तरफ जा रहा था, इसका एरो बाहर है और इसका एरो बाहर, क्या आ जाएगा? एम वी साइन थीटा। चलेगा? ये कौन सी डायरेक्शन का मोमेंटम है? और ये कौन सी डायरेक्शन का मोमेंटम है? क्या कह सकते हो कि ये पी वाई डायरेक्शन जो है, ये भी पी वाई डायरेक्शन दोनों सेम है? दोनों को अगर मैं चेंज निकालता हूं डेल्टा पी वाई, तो पी वाई में से पी वाई माइनस हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? लेकिन जब यहां पर डेल्टा पी एक्स निकालता हूं तो पी एक्स में से पी एक्स माइनस तो होगा, लेकिन कैसे होगा देखना, एम वी साइन थीटा में से माइनस होने वाला क्या? एम वी साइन थीटा। क्यों पता है? एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इसलिए दोनों की तरफ माइनस लगेगा एक में तो, लेकिन इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए कट के क्या बन गए? जीरो। तो क्या आया आंसर हमारे पास? एम वी साइन थीटा प्लस एम वी साइन थीटा कितना हो जाएगा? तुम्हें पता है किताबों में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जिसका आंसर 2mv cos थीटा है। आज ही घर जाके चेक कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल थीटा यहां से दे रखा है, अपन ने यहां से माना है। तो ये चेंज इन मोमेंटम का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तब मैं और अच्छे से करवा दूंगा। फिलहाल मैंने मोमेंटम स्टार्ट किया, मोमेंटम हुआ खत्म यहां पर। तो देखो जरा, हम यहां पर एक वर्ड लिख रहे हैं बच्चों, क्या? फोर्स। फोर्स होता क्या है बच्चों? क्या फोर्स एक इंपैक्ट है? तो जवाब है नहीं है। लेकिन फोर्स पता है क्या है? हाँ, मोशन को करवाने के लिए कोस तो उत्पन्न करता ही है। बटन बंद कर देता हूं उसका। ये बात तो तय है कि कोज ऑफ मोशन तो है। तो यहां पर आते हैं बच्चे अपन क्या? न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है ये समझना। ये कहता है कि देखो, हिलना डुलना तक तो ठीक था,
अगर हिलना डुलना भी क्या हो जाए बच्चों, एक्सिलरेटेड हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाए, ये एकदम अस्त व्यस्त, समझ रहे हो? अस्त व्यस्त मतलब क्या ये शब्द सही रहेगा? तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मोमेंटम में भी क्या आ जाए बच्चों, चेंज आ जाए। जब मोमेंटम में चेंज आ जाए बच्चों, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं, कोई थ्योरी नहीं है इसमें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मजा तो तब आएगा जब अपन फोर्स को सरपास कर जाएंगे, फोर्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। फोर्स अपने स्टार्ट किया एक्चुअली। तो मोमेंटम में भी चेंज आ जाए ना, जैसे डीपी बाई डी को क्या बोलेंगे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब हिलना डुलना तक तो ठीक था, लेकिन हिलने डुलने में भी अगर बदलाव आने लग जाए, जैसे मान लो मैं खुद हिल रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, मैं मेरी इच्छा से हिल रहा हूं, ऐसा समय आया कि मैं हिल के दीवार में जाके भिड़ गया, क्या ऐसा मैं कभी करना चाहूंगा? नहीं, किसी ने मेरे को भिड़ा, कोई मेरे पास आया, उसने मेरे को धक्का दिया। इसका मतलब मेरे अंदर जो हिलना डुलना और चेंज हो जाए, तो वो किस पर डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कोएफिशिएंट आएगा के। और पता है क्या पता चला, ऐसा धक्का मुझे कहां का दिया गया? मुझे जो धक्का मिला ना, वो एक तो बरसात में दिया, एक विंटर में दिया, एक समर में दिया, और सुबह दिया, शाम को दिया, और दोपहर, मतलब पोजीशन चेंज करके दे दिया या फिर टाइम चेंज करके दे दिया, अलग अलग एनवायरनमेंट में दे दिया, तब भी मेरे फोर्स में कोई चेंज नहीं मिला, मैं उतनी ही दीवार में जाके फिट हुआ। इसका मतलब ये जो के है ना, ये क्या मिला? इसका मतलब हुआ डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर्स, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता ये फोर्स। तो फोर्स केवल डिपेंड करता है किस पर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब देखो बच्चों, इजाद कर लिया मैंने किसका? फोर्स। इतनी जगह यहीं से देख लेता हूं, जगह है मेरे पास, है ना? इजाद कर लिया मैंने किसका बच्चों? फोर्स का। फोर्स पढ़ लिया, डेफिनेशन हो गई बच्चों। तो डी पी बाई डी टी के हिसाब से देखो, मुझे जगह चाहिए होगी, तो जगह के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसको छोटा 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 करके इसको पटकता हूं यहां, और यहां से स्टार्ट करता हूं बच्चों। बताओ पी का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन करना आता है दो क्वांटिटी का, कैसे करते हैं? फॉर्मूला याद है बच्चों? डी यू बाई डी टी वी का, यू को छोड़ेंगे वी का करेंगे, हाँ या ना? वी को छोड़ेंगे और अल्तमाश। ऐसा फॉर्मूला देखा पहले कभी? कोई बात नहीं, आज तो देख लिया। जब भी ऐसे दो पैरामीटर मल्टीप्लाई हो, फंक्शन मल्टीप्लाई हो, तो ऐसा डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। एक को छोड़ेंगे एक का करेंगे, एक को छोड़ेंगे एक का करेंगे। दही बड़े और रसगुल्ले दोनों हमारी प्लेट पे पड़े, कैसे खाओगे? ऐसे नहीं, तो एक को छोड़ेंगे एक को खाएंगे, एक को छोड़ेंगे एक को खाएंगे, वैसे। तो यहां पर भी एम को छोड़ा और किसका करा? प्लस वी को छोड़ा और किसका करा? वाओ। इससे ही पता चलता है कि क्या है बच्चों, वी में चेंज है, मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वेलोसिटी वेरी करने का मतलब ही क्या होता है? एक्सेलरेशन आना। तो बताओ फोर्स का एक फॉर्मूला मिल गया, मास इनटू, ये तो तुमने देखा 9th क्लास में। इस लाइन का मतलब क्या होता है? डीएम बाई डी का मतलब मास इज चेंजिंग। ऐसा कोई मोशन बताओ जिसमें मास चेंज हो रहा हो। रॉकेट जब ऊपर जाता, हाँ, फ्यूल धीरे धीरे बर्न होके हल्का हो जाता है, इसलिए रॉकेट ऐसे उड़ता है। दिवाली की रॉकेट की बात कर रहा हूँ बच्चों में ना, उधर तक अपन कभी पहुंचे नहीं है। कभी इसरो अगर रॉकेट लॉन्च करेगा और मुझे अगर पता होगा, तो मैं सबको लेके जाऊंगा इसरो के रॉकेट लॉन्च के अंदर, ठीक है? सुनना आओ, देखो जब डीएम बाई डी क्या लिख रहा है बच्चों? मास इज चेंजिंग। जब मास चेंज हो रहा है, तो तभी पॉसिबल है कि
मास इज या तो बढ़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई भी ऐसे डेली लाइफ वाला एग्जांपल बताओ ना बच्चों, जिसमें मास बदल रहा है रॉकेट को छोड़ के, बताओगे क्या? ऐसा कोई डेली लाइफ का एग्जांपल जिसमें मास चेंज हो रहा हो? चलने से मास चेंज होता है क्या? कैलोरी बर्न होती है, सुना होगा तुमने। इसका मतलब हम जब चल रहे हैं तो हमारा मास ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है क्या? एथलीट का हो जाता है क्या? एथलीट के पास ट्रेनिंग होती है कि उन्हें कौन सी एक्सरसाइज किस समय करनी है कि वो अपना मास रिड्यूस कर सकते हैं। एक दिन में तुम्हें पता है वो 1-1 किलो भी रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल डे में, अपनी डाइट प्लान करके, अपनी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करके। वो उनके पास ट्रेनिंग होती है। विनेश फोगाट के साथ भी तो ये हुआ, रातों रात उन्होंने कितना कम कर दिया था। ठीक है, 1-1.5 किलो 2 किलो तक कम करने की उनकी कैपेसिटी थी। खून निकालना ये वो तो वो पोर्शन अलग था, एक्सरसाइज से उन्होंने इतना कम कर लिया था। तो कहानी मेरी ये है कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल। लिफ्ट, क्या बच्चों? लिफ्ट तुमने देखा होगा, लिफ्ट में लिखा हुआ है 8000 kg ओनली, 800 किलो से ज्यादा नहीं आने चाहिए। मेंबर नहीं लिखे होते वहां पर, वेट मास लिखा होता है, इससे ज्यादा बंदे नहीं, 1000 किलो 800 किलो 600 किलो बस ये कैपेसिटी होती है। और बताओ, एक्सकेलेटर है ना, एस्केलेटर 140 सीढ़ी है ना। हाँ, अब सही है। 140 सीढ़ियों में भी ये होता है कि एक साथ सभी जने सीढ़ियों पे खड़े भी हो जाए ना तो भी वो काम करेगी, लेकिन एक सीढ़ी पे अगर 3-3 जने खड़े होकर चलने लग जाए तब तो सीढ़ी काम नहीं करेगी। और कन्वेयर बेल्ट, नाम सुना है? कहाँ सुना है? फैक्ट्रीज में होते हैं। पार्ले जी की फैक्ट्री में पार्ले जी के बिस्कुट जा रहे हैं अपने आप बेल्ट पे रखे होते हैं ना, वो बेल्ट मूव करता है। एयरपोर्ट कौन कौन विजिट किया तुम में से अभी तक? एक और, एयरपोर्ट में ना मतलब इतनी अमीरी छाई हुई है कि लोगों को चलने के लिए भी है ना एक पाथ दे रखा जो अपने आप चलता है, उस पर खड़े हो जाओ आप, पता है तुम्हें? कन्वेयर बेल्ट बना रखा है एक। एयरपोर्ट में वॉकिंग के लिए पैसेज अलग है और उसके ऊपर खड़े हो जाओ अपने आप सामान और तुम अपने आप पहुंच जाओगे अपने प्लेन तक। इवन एरोप्लेन भी तुम्हारे जिस डेस्टिनेशन पे खड़ा ना उसके लिए भी एसी बस तुम्हें लेने आएगी। एसी बस में तुम्हें बाइज्जत बिठाया जाएगा। वेटिंग करने के लिए भी तुम्हें नाश्ता ऑफर किया जाएगा कि सर आर यू कंफर्टेबल विद अस, सर डू यू वांट सम ड्रिंक और समथिंग। ले भाई ये पैसे तो दे दिए, पूरा ध्यान रखते तुम्हारा। मतलब तुम्हें पैदल चलने की भी जरूरत नहीं है, जितना पेट तुमने अंदर किया ना एक्सरसाइज करके सारा बाहर निकालो, एयरपोर्ट रह जाओ 30 दिन के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? वेरिंग मास के लिए। तो वेरिंग मास के लिए जब तो रॉकेट आएगा, कन्वेयर बेल्ट आएगा तब करवाएंगे। फिलहाल हमारे लिए फॉर्मूला तैयार होता है कौन सा? F बराबर एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ठीक है, अब आते हम यहां पर, क्या लिखा है बच्चों? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चे? फोर्स हमारे पास 3 प्रकार के। ठीक है, मैं बताता हूं। अगर हम बात करते हैं किसके हिसाब से? मैकेनिक्स के हिसाब से। तो मैकेनिक्स के हिसाब से हमारे पास एक फोर्स तो हो गया बच्चों, कौन सा? मैं यहां लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या लिखा है बच्चों मैंने? हाँ हाँ, कर दो ना बिल्कुल। एसी बंद मत करो, एसी को 24 पे कर दो, बंद कर दो। गुड, बंद कर दे। एक होता है बच्चों टेंशन फोर्स, और एक क्या लिखा है बच्चों मैंने? फ्रिक्शन फोर्स। ये मैकेनिक्स में देखे जा सकते हैं फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो फोर्स होता है दीवार पे मारो घूसा, दीवार वहां से टूट जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? जहां मारोगे तो घूसा ना वहीं से तुम्हारा हाथ टूटेगा, दीवार तो टूटने से रही। इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसे तुम ट्राई करोगे उतना ही तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों? रिएक्शन मिलेगा। टेंशन फोर्स रस्सी के अंदर होता है, तुमने देखा होगा कुएं से जब पानी निकालते हैं उसके अंदर हो सकता है। फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल तुम्हारे पास सेम है, फ्रिक्शन से ही बाइक रोड पे चल पाती है या तुम जमीन पे चल पाते हो, या फ्रिक्शन फोर्स से ही बाइक रुक पाती है, फ्रिक्शनल क्या कहते हैं ब्रेक शू। ठीक है,
तो यहां पर हमारे पास चलते हैं बच्चों, एक एक करके फोर्स पढ़ना। एक वर्ड लिख देता हूं बच्चों मैं यहां पर, दो कुछ स्पेशल टाइप के फोर्स लिख देता हूं मैं। एक होता है हमारे पास, क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक क्या होता है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। क्या होता है नॉन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट? कभी ऐसा हुआ कि तुमने तुम्हारे दोस्त को कुछ ऐसा बोल दिया और वो तुम्हें मारने आ गया हो? मैंने तो बहुत बार किया ऐसा। उसे बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तुमने उसके हाथ भी नहीं लगाया लेकिन वो तुम्हें मारने आ गया, इसका मतलब तुमने बिना हाथ लगाए उसको दर्द दे दिया हो। इसे अपन बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, कि तू आके मेरे जो मार, तेरी मम्मी की कसम होगी, मारने लग जाएगा वो। और सुनो, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के अंदर और क्या क्या आ सकता है कि तुम्हें पता है ना चलो और एकदम से तुम्हारे साथ घटना घट जाए, खड़े खड़े गिर जाओ। कोई खड़े खड़े गिर सकता है क्या बच्चों? मैं गिरा हूं बहुत बार असेंबली में। स्कूल में जब असेंबली होती थी ना, और असेंबली में जब स्पेशल वो आते थे ना पेपर काट के गुड़िया दिखाने वाले, तो उस केस में ना स्कूल वाले क्या करते थे, हमें तो खड़ा रख देते थे। कुछ होता है ना धूप में बिठा देते, ये कर देते। हमारे में केस फिक्स था, खड़े ही रखेंगे। मैं वो दिखा रहा है, ये देखो आप भी ऐसे कर सकते हैं, कैंची को यहां से घुमा के यहां से काट देना, वहां से काट देना, और हम देख रहे हैं हाँ ठीक है। तब तक सही चल रहा है जब तक वो गुड़िया बना रहा है, तालियां बज रही। जैसे उसने निकाली किताब, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, बस वहीं पे मामला खराब। क्योंकि वो 10 रुपए किताब बेचने में भी उसको कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। वो खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन क्लास में सब बच्चे तो जा नहीं सकते। तो उस समय जब क्लास में बच्चे को जाना होता था ना, तो मामला ऐसे स्टार्ट होता था, एक वहां से गिर रहा है बंदा, एक वहां से गिर रहा है, तो फिर टीचर्स को पता चल जाता कि यार जल्दी से क्लास में भेजते, नहीं तो सारे बच्चे गिर जाएंगे। जबकि तबीयत किसी की खराब नहीं होती थी, प्रैक्टिस थी हमारी। कोई भी ज्यादा लंबा समय ले तो गिरना स्टार्ट कर दो। एक बार क्या हुआ, हमारे असेंबली में एक लड़का था जो ऐसे गिरा कि ना उसने हाथ भी जमीन पे पहले नहीं रखा, सीधा गाल रखा। सोचो कि कैसे गिरा होगा वो, इतना बुरी तरह से। तब से तो हमारी असेंबली का टाइम ही कम कर दिया गया, क्योंकि पूरे शरीर को उसने खुद को ही अपने आप को ऐसे गिरा दिया, ऐसे कि थप्पड़ पड़ी पूरे शरीर से, ठक। सच में वो बेहोश हो गया था। उसके लिए आया ग्लूकोज। एनसीसी कैंप में हम गए थे ना, स्कूल से 7th क्लास में थे हम, तो हम बड़े एक्साइटेड थे। एनसीसी की ड्रेस, नए शू सब स्कूल से मिले थे। बस में ले जा रहे, उदयपुर 6 राज्य के अंदर है ना, एयर विंग के अंदर थे हम गए। सुबह 5 बजे हमें पता कैसे उठाया जा रहा है, 4 बजे सॉरी, लात मार मार के। रात को 11 बजे हम कैंप में पहुंचे और हमारे लिए डिनर तैयार हुआ और हमने डिनर किया और हम सो गए 12 बजे तक मस्त। सुबह के 4 बजे हमें बुरी तरह से लात मार मार के उठाया जा रहा है। एक होता ना बेटा उठ जाओ चलो परेड में चलना, ना है जो सार्जेंट होते हैं ना, उतनी बुरे से लात मार रहे हैं ना कि नींद में जब कोई तुम्हें लात मार दे, कभी लात खाई है नींद में? हमने खाई है ना। लात पड़ते ही तो बस लग गया कि गलत जगह आ गया यार। पहले दिन ही पहली सुबह रात पड़ गई, उठ गए और सीधा अपना टोल वोल लेके चलो और नदी के किनारे बिठा दिया, बोला कि अब यहीं से सब कुछ फ्री होके तैयार होके आ जाओ, 10 मिनट के अंदर अंदर ले भैया। तैयार होके आना, नहा धो के कैंप में गए, टोपी ओपी लगाई, अब चलो परेड में। चले गए 4:30 बजे परेड में, और 4:30 बजे से लेके 8 बजे तक बस आगे पीछे चल रहे जा रहे हैं ना, लेफ्ट राइट चल रहा है। इतनी लंबी परेड के बाद 8 बजे कैंप में जाओ, नाश्ता मिलेगा। नाश्ते को भी हम डिनर लंच की जैसे खा रहे हैं। भूख इतनी लग रही है भैया, सुबह सुबह इतना काम करवा लिया। कोई है एनसीसी कैंप में पहले? ऐसे ही होता है जो मैं बता रहा हूँ, या कुछ ऐसे होता? फिर सेकंड डे के लिए मैं तैयार था, मेरे को क्या चक्कर आ गए, जैसे चक्कर आ गए कि जन्नाटी आ गई, क्योंकि मैं रात को ढंग से खा के नहीं सोया था, क्योंकि खाना लौकी की सब्जी बन गई, वो पसंद है नहीं। और मुझे नहीं पता कि रोज खाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम खाओ चाहे ना खाओ, सीक्वेंस तो वही रहेगा काम करने का। दिन में 3 घंटे की ड्यूटी लगती थी गेट पे ड्यूटी अलग करना होता है, ये करना वो करना, हर चीजें पूरा जो फौज करता है ना, फौजी, वो सारा काम हमसे करवा रहे थे। बंदूकें चलवाना, बहुत एक्साइटमेंट था बंदूकें चलाना। ग्लाइडर में भी बैठे थे हम, ग्लाइडर में बैठना एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बंदूकें चलाना अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो परेड वाला एक्सपीरियंस बहुत गंदा था।
वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ क्या था। चक दे इंडिया मूवी दिखा दी थी हमें रात को 3 बजे, मतलब सब जबरदस्ती दिखा रहे हैं मूवी। चक दे इंडिया पूरे प्रोजेक्टर पे चल रही, सारे बच्चे बैठ बैठ के मूवी देख रहे हैं। और ऐसे तुम मानोगे नहीं, जो आखिरी वाला सीन होता ना, जब ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा होता है इंडिया का, सब जने 3 बजे से जगे हुए ना, और जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे कैंप में, बताने लायक ही नहीं। और बस जितने भी वहां पर सार्जेंट या जो भी थे ना, फौजी वाले, एनसीसी के जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए थे, सब जने घूम रहे थे, चक्कर काट रहे, जो भी सो रहा है उसको पास में पीठ थपथपाते और बोलते हैं बेटा अब देखना क्लाइमेक्स आएगा, अब देखना क्लाइमेक्स आएगा। कब आएगा क्लाइमेक्स? अब तुम देखो 3 बजे हम एक्साइटेड होके सो गए, कितने बजे उठाया? 4 बजे। बढ़िया था। और उस समय जो 4 बजे में फील हो रहा था ना, पता वो क्या था? वो फोर्स भी नहीं था, इंपल्स था। इंपल्स होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स छोटे से टाइम पीरियड के लिए दिया जाए, जैसे और बार है, उसे कहते हैं इंपल्स। लेकिन हम तो पढ़ रहे फोर्स, और वो जो हमें फोर्स दे रहे थे वो कैसा दे रहे थे बच्चों? बिना कॉन्टेक्ट के नहीं दे रहे थे। वो चाहते तो हम ऐसे भी बोल देते उड़ जाओ, नहीं तो तुम्हें वापस घर भेज देंगे। हम सोचते कि हाँ ठीक है भेजो, अभी के भी भेजो, लेकिन नहीं, ऐसी धमकी नहीं दे रहे, वो तो मार रहे दबा के। तो जो सर्वाइव कर लिया वो कर लिया, जो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या क्या होते हैं जिसमें बिना कॉन्टेक्ट के भी फोर्स लगाया जा सकता है? एग्जांपल ये देखो, देखा ये ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से। तो नॉन कॉन्टेक्ट कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। पहला कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज और चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, और मैग्नेट मैग्नेट। एक होता है न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये दोनों एटॉमिक बॉम्ब में बनाने में काम आते हैं। नाम में लिख रहा होगा वीक, बाकी हिरोशिमा नागासाकी की उड़ा चुका है ये, है ना। और सुनो, इन्हीं कौन से फोर्स के नाम से जाना जाता है? ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर में था बच्चों, पता है? तुम्हारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में थे ये फोर्सेस, लेकिन अपने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर की सारी चीजें आगे हर चैप्टर में आएगी थोड़ी थोड़ी, तो वो फंडामेंटल फोर्स आ गए इसके अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ बताने नहीं, क्योंकि सारे के सारे फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे, सब के सब। इसलिए मैंने छोटी छोटी लाइनें लिख रखी कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए थ्योरेटिकल पोर्शन, तुम चाहो तो इसको कॉपी करके अपने पास में रख सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं? जब दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में आती है उसे अपन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, जिसका एक जीता जागता एग्जांपल है बच्चों। क्या लिखा है बच्चों मैंने? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स बिना कॉन्टेक्ट के लग ही नहीं सकता। सोचो जरा, मैंने एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स लगाया F1, समझ रहे हो? कैसे लगाया? एक बुक है बड़ी सी, उसके ऊपर एक और बड़ी सी भारी सी बुक रखी, और ऊपर वाली बुक को मैंने धक्का दिया, क्या नीचे वाली भी जाएगी? क्या जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। अगर वो नहीं जा रही है तो नीचे वाली बुक बोलेगी रुक जा, कहां जा रहा है? और ऊपर वाली बुक चाह रही है कि नहीं नहीं चलना पड़ेगा, मुझे क्या लग रहा है? F1 फोर्स लग रहा है ना। तो इनके बीच में क्या हो चुका है बच्चों? वो कॉन्टेक्ट हो चुका है। इसी कॉन्टेक्ट को क्या बोलते हैं अपन? अच्छा, अगर ये रफनेस हो इसमें भी, तो क्या ये अगर इधर रोकना चाह रहा है तो ये भी तो रोक रहा है इसको, रफनेस की वजह से। सही कि नहीं? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स लगाया है, तो पीछे कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शन। नीचे धरती माँ का बोझ कितना है? mg, और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। इसके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। तो कहते हैं कि ये n और ये f, यही दोनों n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर मिलके क्या देते हैं? रिजल्टेंट फोर्स देते हैं। फिलहाल मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिख दी बहुत सारी चीजें, सब चीजें आगे रिपीट करूंगा सब चीजें, लेकिन छोटा छोटा बता रहा हूं तुम्हें ना। शुरुआत में ही बहुत सारी चीजें ऐसे क्लियर सामने रख दूंगा कि ऐसी ऐसी चीजें अपन आगे देखने वाले हैं। असली सीक्वेंस बाद में स्टार्ट होगा, देखेंगे जरा आगे क्या है। अटैचमेंट टू द अनदर बॉडी, मतलब एक m मास की बॉडी दूसरे m मास की बॉडी के साथ सेम एक्सेलरेशन से अगर जा रही है तो दो चीजें हो सकती है, या तो दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ी हो, है ना, समझ गए क्या? ऐसे फोर्स लगा दियो, या फिर दोनों एक दूसरे से क्या हो? बंधी हो। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अटैचमेंट टू दी अनदर बॉडी। इसे अटैचमेंट भी बोल सकते हैं या फिर कनेक्टेड बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कनेक्टेड बॉडी। आ गया समझ में? इसी प्रकार ये भी देखो, क्या ये भी कनेक्टेड है? क्या ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? टेंशन। क्या लगेगा बच्चों? तो इन सब में कुछ कुछ नोट है जो तुम्हें याद दिलवाना चाह रहा हूं। पहला क्या लिखा हुआ है? इफ अ स्ट्रिंग इज
inextensible, the magnitude of the acceleration of any number of masses connected through the string is always same. इसका मतलब ये जो रस्सी मैंने बांध दी है इसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग हमेशा क्या होनी चाहिए बच्चों, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या बताओ, खिंचनी नहीं चाहिए, इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जितने से ये नीचे जा रहा है उतने से ही ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये भी जितने एक्सेलरेशन से जा रहा है वो भी इतने से चलेगा अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इलास्टिसिटी ना हो। लाइन समझ में आई? तो पहला पॉइंट क्या है, इनएक्सटेंसिबल। दूसरा बताता हूं, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, सही है, अगर स्ट्रिंग में मास ही नहीं होगा तो फिर इस पूरी रस्सी की वजह से कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, सिर्फ इसका इंपैक्ट होगा। तो ये टेंशन आने का कारण भी केवल ये मास होगा, रस्सी नहीं होगी। लेकिन रस्सी में भी मास होता है, हम कंसिडर करते हैं कि देयर इज मासलेस रस्सी स्ट्रिंग। जिम इक्विपमेंट देखे होंगे तुमने, उनमें जो स्ट्रिंग होती है वो किसकी होती है बच्चों, आयरन वायर को बाउंड करके रखा हुआ होता है। हाई टेंशन वायर बनाई जाती है, खिंच नहीं सकती। अगर वो एक्सटेंसिबल होती ना, मैंने रोड पकड़ी और मैं मान लो ट्राइसेप मार रहा हूं और वो एक्सटेंसिबल है, मैं कितना ही खींच लूं वेट तो लगे ही नहीं रहा। एक तो एक्सटेंसिबल, दूसरा मास। तुम पता अगर मैं वेट नहीं लगाऊं, सारा वेट जीरो भी कर दूं ना, तब भी मेरे ट्राइसेप पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग का तो मास है ना, मैं स्ट्रिंग का तो खींच ही रहा हूं। लेकिन हम कंसिडर क्या करेंगे फिजिक्स के अंदर कि स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी द टेंशन इन इट सेम एवरीवेयर, हाउएवर इफ द स्ट्रिंग हैज द मास एंड इट इज एक्सेलरेटेड देन टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डिफरेंट। हर पॉइंट पे टेंशन क्या होनी चाहिए, फिर तो डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सिलेबस में कौन सी स्ट्रिंग है, मासलेस। एक आएगी क्वेश्चन जिसमें मास भी दिया होगा कि, तो उस समय पर क्या करेंगे, पूरी स्ट्रिंग के मास को सेंटर में डाल देंगे। एग्जांपल बताता हूं, ये एक m1 मास है और ये एक m2 मास है, और पता है m3 है, और ये स्ट्रिंग का मास कितना है, तो मैं पता है उस समय क्या करूंगा, इसको m1 मान लूंगा, इसको m2 मान लूंगा और इसको, अब आएगा क्या समझ में, इस छोटी सी मासलेस स्ट्रिंग को मास वाली स्ट्रिंग को मास ही मान लूंगा ना मैं, उनके बीच में अलग से इमेजिनरी रस्सी मान लूंगा, उनके बीच में इक्वेशन लगा के सॉल्व कर दूंगा। बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तुम सबके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि अपन ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं। देखो अपने एनएलएम स्टार्ट किया, तुमने स्कूल में जो नहीं पढ़ रखा होगा ना वो तुम यहाँ देखने को मिलेगा। बच्चे ध्यान रखना, पहले तो तुमने स्कूल में ये देखा होगा तुम्हारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम पढ़ा होगा, इंपल्स पढ़ा होगा, फोर्स पढ़ा होगा। फोर्स में भी एक्शन रिएक्शन करके फिर तुमने सीधा रॉकेट वाला डेरिवेशन करके चैप्टर फिनिश कर दिया होगा, 2-4 न्यूमेरिकल के साथ। लेकिन यहाँ पर अपन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अपन इतने न्यूमेरिकल देखेंगे फोर्स से रिलेटेड, ताकि वही की वही फॉर्मूले एनएलएम वर्क एनर्जी पावर में काम आएंगे, वही के वही फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास में काम आएंगे, वही के वही फॉर्मूले पूरी 12th की 8 चैप्टर तक काम आएंगे फोर्स से। इसलिए फोर्स के अपन को सारे डेरिवेशन करने, सारे न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है, ताकि हमारे कंट्रोल में रहे चीजें। रेडी है ना सब जने? तो अभी अपन स्ट्रिंग की चर्चा करें। फिर क्या लिखा हुआ है, इफ द पुल्ली इज मासलेस, हाँ पुल्ली तो मासलेस होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बच्चों, हाँ पुल्ली अगर फ्रिक्शनलेस होगी तभी तो आसानी से बिना किसी एक्सेलरेशन को कम किए मोशन एग्जीक्यूट हो सकता है। लेकिन अगर पुल्ली में एक्सेलरेशन कम हो जाए तो उसका मतलब वहां फ्रिक्शन है। इसलिए देखो वो जिम इक्विपमेंट में पुल्ली के ऊपर ग्रीसिंग की जाती है। ग्रीसिंग इसलिए की जाती है ताकि आसानी से, जिम इक्विपमेंट देखे तो है ना तुम सबने, छोटे मोटे तो देखे होंगे, तो पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में काला काला हो जाता है। नए इक्विपमेंट है तो उनमें नहीं मिलेगा। पुरानी मशीन होती है जिनमें आवाज आती है तो वहां पर थोड़ा सा, पुराने जिम वाले क्या करते थे, मशीन का तेल रख रहे हैं, थोड़ा आवाज आ रही है। लेकिन देखा जाए तो एक्चुअली में ऑयलिंग करना चाहिए, ग्रीसिंग करनी चाहिए बच्चों। समझ गए बच्चों? तो यहां हमने पढ़ा मासलेस स्ट्रिंग और ये पुल्ली फ्रिक्शनलेस हो गया, सब कुछ हो गया। यहां तक हमने चर्चा करी है, पेज नंबर 12 पे पहुंचे हैं। फिर इसकी भी चर्चा कर ही लो। क्या लिखा हुआ है बच्चों, हिंज फोर्स। हिंज फोर्स कैसे, तुमने देखा अभी बच्चों, मित्तल मोल हमारे यहाँ पर बना हुआ है। मित्तल मोल सामने से ऐसा दिख रहा है, एक शेप बना हुआ है ऐसा, देखा होगा सबने, छज्जा बना हुआ आगे। इवन सिटी स्क्वायर मॉल जो है ना सीएसएम, उसमें भी ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है आगे वाले छज्जे पे, पता है तुम्हें? इसे अपन क्या बोलते हैं, हिंज फोर्स। ये अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया। कभी कभी छज्जे को बैलेंस करने के लिए
रस्सी से बांध के उसको क्या करना पड़ता है बच्चों, हिंज करना पड़ता है, लटकाना पड़ता है, वो रस्सी काम करती है। हावड़ा ब्रिज से नाम सुना होगा तुमने, हावड़ा ब्रिज में रस्सी है नहीं, उसमें पूरा आयरन रोड से सारी। लेकिन तुमने गोवा या बम्बई साइड ब्रिज देखोगे, वो स्ट्रिंग ब्रिजेस है, कैसे होते हैं, इस टाइप के देखे होंगे, है ना, ये स्ट्रिंग ब्रिजेस है, हिंज गिलाते हैं ये, कभी कभी बेस से मजबूत नहीं होते ये एक सिंगल पिलर से ये बीच वाला बैलेंस करने के लिए ये स्ट्रिंग काम करती है और ये स्ट्रिंग काम करती है। एक भी टूट गई सारी धीरे धीरे करके टूटेगी। मूवी फाइनल डेस्टिनेशन, उसमें टूटते हुए देखा था मैंने। एक और मूवी सजाम, अभी 2023 में आई सजाम, उसमें पहला सीन ये है कि ब्रिज में से स्ट्रिंग टूट रही है। कभी कभी लगता है इन पे वीडियो बनाना चाहिए, पता नहीं क्या करते रहते हैं ये। अपन जो पढ़ रहे हैं उसका तो उल्टा ही चल रहा मामला उनमें। सजाम बोल देते सीधे, मजा आया था उनको। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये है कि हर पॉइंट पर कभी कभी वेब सीरीज का एपिसोड है ना ऐसा खत्म करना चाहिए ना। नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा बच्चों, है ना, कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या होना चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच।